Rahman. Thank you so much. Thank you all of you. That was It's a momentous moment. It's a great moment for me. Of all the times, this is the moment when I'm completely overwhelmed, and as my friend was saying, that we're all gobsmacked, and the voice may be bad, but I think at this moment I have lost my voice. I'm completely overwhelmed by the reception, the way Adhyan has presented me. It's added a whole new dimension to my life, and I'm looking at it very differently at myself. But thank you so much. There's so many people to thank. I'm just at a complete loss of words. बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ। और इतने सालों से हर जगह, चाहे वो फिल्में हों, नाटक हों, सीरियल्स हों, कहीं भी इतनी सारी बातें की हैं कि आज मैं इस पल का एहसास खामोशी से करना चाहता हूँ। और जैसा कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये 14 साल का वनवास जो रहा वो काफ़ी लंबा था, और ये कि जब जो होना है, when at a given period of time things will happen only then if it's inevitable. और 14 साल के बाद मेरे अंदर का राम मुझे अपने अयोध्या वापस लेके आया। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से जनता ने उनका भगत किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना ही प्यार मुझे ही मिलेगा उस काम के लिए जो दरअसल जनता की आवाज़ है। मैंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है, जनता का प्रतिनिधि बनकर, और ये शो मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है। और इसलिए कि कहते हैं कि, और हमारे एक राइटर ने ही कहा ये, और मुझे लाइन बताई थी कि आप ये ज़रूर कहीं बोलिएगा कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा बोझ किसी चीज़ का होता है तो परिवार का नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, वो आवाज़ का बोझ होता है, क्योंकि बहुत कम लोग उसे उठा पाते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दोबारा उतनी हिम्मत दे कि मैं बेखौफ हो के बेबाकी से उसी तरह से बातें कर सकूं जिस तरह से मैं किया करता था, और जिस अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन की आप बात कर रहे हैं, वो सच्चाई, वो ईमानदारी अभी तक मेरे अंदर वाबस्ता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी तरह से वो जो छवि, जो वो अक्स जो उभरा था सालों पहले आप लोगों के जहन में, वो उसी तरह से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो बरकरार है। और शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहूँगा धर्मेश जी का और हसमुख भाई का, जिन्होंने साथ दिया है इतना, मेरी पत्नी का, दिविता का, सैफ साहब का, तमाम जनता का, और सबसे खास अपने सुपुत्र, अपने बेटे अध्ययन सुमन को, वो इसलिए कि और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि तमाम अपनी ज़ाती परेशानियों से गुजरते रहने के बावजूद वो एक हिम्मत की मूर्ति बनकर खड़ा रहा, और सबों की मदद करता रहा। और उसने खास मुझे विश्वास दिलाया कि आप जहां जाते हैं, हर लोग कहते हैं कि आप शो ये क्यों नहीं कर रहे हैं दोबारा, ये शो देख कर पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, तो आप आगे बढ़िए, और इस शो को करना बहुत जरूरी है। तो अकेले इसने इस शो को खड़ा किया, मुझे आगे बढ़ाया, और मैं इसकी हिम्मत की दाद देता हूं और इसकी मेहनत की दाद देता हूं कि इसने सारा जितना आप कुछ देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से उसने मुझे प्रस्तुत किया है, वो मेरे जीवन का ये अविस्मरणीय क्षण है। और तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अध्ययन तुम्हारा, और तमाम लोग इससे जो जुड़े हैं, रितिका हैं, ज्योति हैं, मेरे तमाम राइटर्स जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं, संजीव मेहता हैं, राजू निगम हैं, गौरव हैं, प्रबुद्ध हैं, ये सब तमाम लोग जो हैं बड़ी ताकत दी है उन्होंने। और जो टेक्निकल टीम है, राहुल, जिन्होंने इतना खूबसूरत म्यूजिक
दिया है। अभी सब बहुत कुछ देखना बाकी है, इसके कई सारे ट्रेलर्स हैं, इसका गाना जो आज ही मैं शूट करके आया हूँ बॉस्को के साथ, जो विशाल बदलानी ने गाया है, वो देखेंगे आप। वो एक अलग ही मिजाज का एक है। और बहुत खुशी हुई कि जब सारी ताकतें एक साथ जब मिल जाती हैं और एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, तो एक ऐसा तस्वुर सामने आता है जिसकी कल्पना कई लोग नहीं कर पाते। तो हिंदुस्तान के लिए भी ये मेरे ख्याल से गर्व की बात होनी चाहिए कि इतने ज़बरदस्त लोगों ने मेरा साथ दिया है और आज हम यहाँ पर उस सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्यार जो बरसों पहले मुझे मिला था, वही प्यार हिंदुस्तान मुझे दोबारा देगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सर से चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज जो हम बाद में करने वाले थे, आई थिंक इट इज ओनली फेयर दैट वी इनवाइट अध्ययन भाई हियर प्लीज। हाँ भाई आप आइए प्लीज। और साथ में रानी साहब ऑफ कोर्स। यस, और दो लोगों का नाम खास मैंने जो बचा के रखा था। ये जो आप सिनेमाटोग्राफी देख रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं, बहुत गैर मामूली सी ये चीज़ है जो बहुत कम देखने को मिलती है हमें। गुरुदत्त जी के ज़माने में, राज कपूर जी के ज़माने में, बिमल रॉय के ज़माने में इस तरह की तस्वीर खूबसूरत नज़र आती थी। और उसके निर्माता, उसके करता धरता हैं कुंदन, वो अगर यहाँ पर कहीं हो तो यहाँ पर आए। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको शूट किया है। और कहते हैं कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ ब्यूटीफुल वुमन, behind every husband there is a beautiful wife, the better half, जो उसको इस जिंदगी में हर पल हर क्षण उसका साथ देती है। अपनी जिंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर और इस शो को लेकर बहुत लोगों ने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद किए, लेकिन एक दरवाजा एक इंसान ने खोला जिसका नाम है धर्मेश सगानी। थैंक यू, इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर अस। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे रात को, और आई एम आल्सो टेलिंग एज अ डायरेक्टर, आई विल प्लग इट इन ऑल्सो आर फिल्म स्टूडियो, आर शेखर सुमन फिल्म अकेडमी, हम बहुत सी चीजें साथ में कर रहे हैं। तो उन्होंने रात को एक दिन बोला, यार शेखर जी बहुत बड़े आइकॉन है यार, मैं शो लेके आए क्या वापस। एंड द नेक्स्ट डे द सेट बिगन and this is here we are today, sir. तो कुछ बोलें sir please. You have to of course talk to us about this, sir. First of all, Shekhar ji, thank you so much for this great blessing and the support what you believe in me. It was a very unfortunate जब मैंने और अध्ययन जी ने जब डिसाइड किया, we had a small discussion। एक दिन रात को ऐसे ही फोन पे बातें कर रहे थे कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा करे कि वापस लोगों को एक लेगेसी में ले आए। शो तो बहुत सारे हैं, बट एक लेवल का शो और एक बंदा जो बोलता है, मैंने नहीं देखा था मैंने। और मैं तो बचपन से फैन था उनका, ऑब्वियसली मैं उनके शोज देखता था और अभी के शोज भी मैं देखता हूँ। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी, बट एक लेवल, एक लेगेसी वो जरूरी है। कोई भी सेलिब्रिटी के साथ आप बात करते हो, पॉलिटिशियन से बात करते हो, ऑब्वियसली दे आर सक्सेसफुल समवेयर समहाउ, तो उनके साथ बात करने का एक तरीका होता है। तो वो सर में मैंने एक पाया कि नहीं, सर के पास वो एबिलिटी है जो आज हर इंसान के साथ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई भी लेवल का हो, वो कर सकते हैं, वो बातों को बाहर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चों को, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सफर है और अभिनेता की जिंदगी में एक ऐसा सफर है जिसकी मंजिल कहीं नहीं है, सिर्फ एक क्षितिज है, एक फलक जो बहुत ऊपर है और आप आगे बढ़ते जाते हैं और कई मंजिलें तय करने के बाद भी लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। और बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ और उसमें सैफ साहब के साथ मैं कर रहा था अभी एक मुलाकात जो प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं साहिर लुधियानवी का रोल अदा करता हूँ। और वो साहिर और अमृता की एक प्रेम कहानी जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा है। हमने 125 शो किए हैं, अभी पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। और इन्होंने मुझे अगला रोल जो मुझे दिया है, जो मेरी जिंदगी का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण रोल होगा, वो है गालिब का।
तो द लास्ट डे ऑफ गालिब जो मैं अदा करने वाला हूँ स्टेज पे, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वो है। और फिल्म में अभी काम करना बहुत बाकी है। मुझे लगता है कि अभी हमेशा न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अभी शुरुआत हुई है। तो ये सफ़र बहुत लंबा है और मैं चाहूँगा कि जितने किरदारों का मैंने तसव्वुर किया था उसमें से कुछ मेरे हिस्से में मरने से पहले आ जाए। अरे क्या बात करते हैं। हेलो सर, यश हियर फ्रॉम डीजे ड्रीम्स। मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि सबसे पहले तो आपसे को कॉन्ग्रेचुलेशंस नए शो के लिए। कॉमनर्स हो गए या बड़े फेस हो गए? अब सबसे पहला जो हमारा गेस्ट रहा है, हालांकि उस क्रम से नहीं आएगा, वो एक ऑटो रिक्शा वाला है और एक आम आदमी जिसको मैंने बुलाया और उसको मैंने कहा कि मेरे लिए तुम और एक बड़ा सेलिब्रिटी दोनों बराबर है। तो ये आम जनता को भी मैंने वही जगह दी है, वही इज्जत, वही आदर दिया है जो मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी को देता हूँ। और इसमें बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रोफेशन, सब लोग इसमें आएंगे, लेकिन इसमें आम लोगों को भी बैठाया जाएगा और उनसे भी बातें की जाएंगी। नहीं, ये उस तरह का शो नहीं है जहाँ गेम्स होते हैं। वो उसके लिए एक अलग अखाड़ा है, गलत जगह। यहाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें होने वाली हैं और बेबाकी से और दिल की बातें होने वाली हैं। और एक मैंने कहा एक साहस कि जहाँ आप वो हिम्मत जुटाएं कि एक सिस्टम पे जहाँ कुरीतियां हैं, जहाँ बुराइयां हैं, मैंने कहा ये हंसने हंसाने का शो नहीं है, ये जगने जगाने का शो। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक देखिए, दिस इज not a show that will criticize the government or the system. It will critique the government. It will not hit out. It will nudge. आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत हैं और किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। कोई मैसेज न देते हुए भी एक बड़े ही सहज तरीके से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे। जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनके साथ भी जो बातें हैं वो क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं, वो एक दिल से निकलने वाली बात है। कॉन्वर्सेशन है जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा जहां आपने कभी इमेजिन नहीं किया हो किस तरह की बातें हो सकती हैं तुम्हारे पहले। और अच्छे लोग हैं। आई एम हैंड पिकिंग माय गेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊं जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है अपने बलबूते पे। उन्हीं खास लोगों को बुला रहा हूं, न कि उन लोगों को जिनको चीजें बहुत आसानी से मिल गई, जिन्होंने उसके लिए मेहनत की है, शिद्दत की है, शिद्दत से आगे बढ़े हैं लाइफ में। उन लोगों को बुला रहा हूं जिनका नजरिया, जिनकी सोच, जिनका फलसफा जिंदगी में अलग है। और कुछ बातें आप देखने को पाएंगे इस शो में जिनका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, जो आपने शायद पहले कभी किसी शो में नहीं देखा है। मैं उन मेहमानों को एक ऐसी जगह पे लाके जहां खड़ा करता हूं जहां उन्होंने खुद पहले नहीं सोचा था और बड़ी सहजता से उन्होंने वो सब स्वीकारा और किया। ये उनका बड़प्पन है। तो आप देखेंगे और उसे बहुत सराहेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। शेखर जी, मेरा सवाल आपसे है। तो आपने क्या कहा कि पूरा इंटरव्यू किया और आपने कहा मेरी ये औकात नहीं है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस का मैं मजाक उड़ाऊं, तो आपने वो सोनी से रुकवा दिया और उसका सारा खर्च आपने वहन किया था। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे ऐसा लगा कि सनसनीखेज भी थी और उनको लोगों तक मुझे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किसी को नहीं मालूम है। बगैर उसे जाने हुए मेरा हक नहीं है कि मैं उस इंटरव्यू को आगे जाने दूं। तो इस वजह से वो मुझे करना पड़ा। और ऐसा कभी अभी मेरी कोशिश नहीं रही किसी को बुला के कोई ऐसी बात बोलूं या कुछ ऐसा कहूं। देखिए, ये शो में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हाउ फार कैन यू पुश द एनवेलप, कहां तक आपको जाना है। एक लक्ष्मण रेखा आपको खुद खींचनी पड़ती है कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और वो एक विधा है जो माँ सरस्वती ने मुझे दी है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको पार ना करूं। जाने अनजाने कर गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरी आगे भी कोशिश है कि मैं बहुत तहजीब, तमद्दुन और तमीज के दायरे में रह के ये सारे सवाल उन लोगों से करूं जो जिंदगी में सारी बड़ी शख्सियतें हैं और जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, तो उनको वो एहतराम देना बहुत बहुत जरूरी है। अब मेरा सवाल है छोटा सा। ये सवाल ये है कि मैंने सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, आपकी भाषा पे कमांड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है,
आप एक इकलौते ऐसे होस्ट हैं जो कॉमेडी शो करते हुए भी लोगों को थर्रा देते थे। नितिन गडकरी, क्या मुझे अच्छे से याद है कि बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस आए हैं हमारे शो में, उस समय वो सब डरते थे कि पता नहीं आप क्या कहेंगे, और आपको स्क्रिप्ट की और राइटर्स की इतनी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां जाके आप अनप्रिडिक्टेबल थे। और ऐसा मत बोलिए, भाग जाएंगे। सारे गोले बोल देता हूँ मैं अस्तबद से। जी जी, Love you guys. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी आपको खास बात लगती है जो दूसरे होस्ट हैं उनसे आपको अलग करती है? ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो जनता ही देगी, तो बेहतर है मैं अपने बारे में क्या कहूँ, वो गुस्ताखी होगी। तो लेट द पीपल डिसाइड हाउ, इफ आई एम डिफरेंट एट ऑल, देन हाउ डिफरेंट आई एम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। जी मैम। शेखर जी, सबसे पहले आपको बधाई, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा शो नहीं, लेके। बहुत अच्छा। देखिए, ये परिस्थितियां जो हैं ये सब हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, ये हो जाती हैं। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। आपके बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। ये हमने सोचा था और शायद बहुत ईमानदारी और सच्चाई से सोचा था कि आज वो मुकम्मल हो पाया। और इसके बीच में मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन आखिर में संजय लीला बंसाली के साथ वो हीरा मंडी में भी काम किया। इस साल मेरी 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। प्रकाश झा जी के साथ एक फिल्म भी कंप्लीट की है, नेटफ्लिक्स की फिल्म है, अमेज़न पे है, वो सब तो है। लेकिन ये एक खास जो ये शो है, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। वो इसलिए क्योंकि ये शो मुझे जनता से जोड़ता है, और जनता के बगैर अभिनेता या कोई फनकार, उसका कोई मायने नहीं है। तो ये हम जो स्टूडियो में करते हैं या स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर निकल के जो आपकी अपनी सच्चाई है, जो आपका अपना वजूद है, शख्सियत है, जो आपको जनता से जोड़ता है, ये इस प्रोग्राम को बहुत खास बनाता है मेरे लिए। तो ये मैं फिर से सब लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी सोच के बगैर ये शायद पूरा नहीं हो पाता। सर, आपने YouTube क्यों चूज किया और प्लेटफॉर्म? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए चूज किया क्योंकि मैं किसी का अधीन काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कुछ लोग आके मुझे ये बताएं कि आपको ये कहना है, ये नहीं कहना है, इसका नाम बोलें, इसका नाम नहीं बोलें, ये आप नहीं कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। मैंने इसीलिए मैं कहा कि आवाज का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको कोई नहीं उठा पाते। वो हिमाकत में कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वच्छंदता से और स्वतंत्रता से काम करना चाहता हूँ। सो नाइस। शेखर जी, रूना फ्रॉम वेब दुनिया जी। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस से उसी सब सर्कल में देखते हुए। आपको देखकर मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ न्यूज रीडर के तौर पर। यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आज के दौर में जहाँ पर गालियां देना भी इट्स ओके हो गया है, और शायद आप और मैं जैसे लोग जो है वो गाली देना अवॉइड करते हैं जब भी कैमरा पर आते हैं, तो ऐसे में जब जनरेशन चेंज हो रही है, ऐसी क्या बात होगी जो आप उस जनरेशन को हुक अप, किसे कहते हैं, दे विल बी हुकिंग, और इफ आई कैन पुट इट लाइक दे विल बी ग्लूड टुवर्ड्स यू? मैं सिर्फ उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी जिंदगी गाली गलौज के बगैर चल रही है। अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छे शोज बनते थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दिल से कि आज की जो जनरेशन है, और जिसे जेन ज़ी भी कहते हैं, और जो तमाम जो यंगर जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ उनको बदगुमानी है कि गाली के बगैर उनका काम नहीं होगा। दे थिंक इट्स वेरी कूल, यू नो, इट्स ठीक है, मतलब मजा आता है, गालियां दो, निकालो, एक नई चीज है, एक बगावत है चाहे। पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि गालियों के बगैर भी उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर वो गालियों के बैसाखियों पे चलने की कोशिश ना करें, वो कोशिश करें कि जो हमारी सभ्यता है उसके दायरे में रहे, कि जो जबान जो हम लोगों को एक विरासत में मिली है, जो तहजीब, वो उसके दायरे में रह के वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें परहेज करना चाहिए, जो ऑडियंस भी है जो इनको बढ़ावा देती है गाली गलौज को, उसके खिलाफ एक आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समाज पे बहुत ज्यादा बुरा असर डाल रहा है। भले ही आप उसे अकेले देखते हैं अपने फोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग और जहन को वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इससे परहेज करें। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब आप एक सच्चाई से और सफाई से और साफगोई से जब बात करेंगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा।